हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के क्लास पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के अंदर जो सरफेस टेंशन, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर पे उसको। तो सरफेस टेंशन का आज इंट्रोडक्शन करेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, सरफेस टेंशन का डिस्कशन। सरफेस टेंशन, देखो टेंशन मतलब क्या है। टेंशन मतलब वन काइंड ऑफ फोर्स है ना। टेंशन मतलब जहाँ पे सियरिंग टाइप का फोर्स लगता है उसको हम टेंशन बोलते हैं। टेंशन सियरिंग भी हो सकता है या टेंसाइल भी हो सकता है, ठीक है ना, या नॉर्मल भी हो सकता है। तो सरफेस टेंशन मतलब होता क्या है कि कोई भी एक लिक्विड है, अगर मान लो उस लिक्विड के सरफेस पे कुछ टेंशन लगता है एडिशनल, ठीक है। एडिशनल मतलब जैसे कि कभी कभी इस टाइप का एक्सपेरिमेंट तुम लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो मतलब गूगल पे सर्च करके या यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हो। मान लो एक लिक्विड है, जिस लिक्विड पे वाटर ही मान लो कि वाटर है, ठीक है। अब वाटर एक एक कंटेनर के अंदर रखा गया है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। ये जो सरफेस दिख रहा है ये क्या है, वाटर का अपर सरफेस है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी कोई ब्लेड या कोई पतला सा एक चीज़ अगर इस पे हम रखेंगे, मतलब बहुत स्लाइटली धीरे 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 अगर रख देंगे हम इस सरफेस के ऊपर, तो ये इमर्स नहीं होगा। इमर्स नहीं होगा मतलब नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर फ्लोट करता रहेगा, ठीक है, सिंक नहीं होगा। तो फ्लोट क्यों कर रहा है, नॉर्मली तो ब्लेड भी तो स्टील से ही बनाया गया है ना, तो उसका डेंसिटी बहुत हाई है, मास कंपैरेटिवली ज़्यादा है वाटर से। तो नॉर्मली वो सिंक कर जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका वजह है सरफेस टेंशन, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू पे जाते हैं तो समझ पाओगे कि होता क्या है। देखो अगर मान लो ये उस लिक्विड, ये एक कंटेनर है और एक लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल को जनरली बाकी सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अपने की ओर खींच रहा है। बाकी सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अपने की ओर खींच रहा है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन के द्वारा, ठीक है। उसके हिसाब से उसको वो हैं, इसलिए ही ये काम कर रहे हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे खींच रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट को, या ऑब्जेक्ट मतलब मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो अंदर होगा, मतलब इनसाइड द लिक्विड होगा, तो क्या है कि चारों ओर से सेम टाइप का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, चारों ओर से सेम टाइप का, इस टाइप पे। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए कि एक है जो सरफेस पे है, एक लिक्विड मॉलिक्यूल है जो सरफेस पे है, तो उसका उसके लिए क्या होगा, सिर्फ नीचे ही ये जो फोर्स है वो लग जाएगा, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है वो कहाँ से कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ओनली द लोअर सरफेस, है ना, लोअर हेमिस्फीयर। अगर इसको हम जूम करके शो करें तो कुछ इस टाइप का ये लिक्विड सरफेस है। ये जो अंदर है एटॉम का कुछ हिस्सा बाहर की ओर होगा जो एयर के साथ कांटेक्ट में रहेगा, और कुछ पोर्शन लिक्विड के साथ कांटेक्ट में रहेगा उस एटॉम या मॉलिक्यूल का, ठीक है। हम जूम इन करके इसको दिखा रहे हैं। तो क्या होगा, जो अंदर वाला लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, अदर मॉलिक्यूल्स, वो क्या करेंगे, इसको खींचेंगे। तो हर एक मॉलिक्यूल को जो कि सरफेस पे है, जो जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे हैं लिक्विड सरफेस में, उस मॉलिक्यूल्स को नीचे की ओर खींच रहा है। कौन खींच रहा है, अदर मॉलिक्यूल्स। तो इफेक्टिव जो यहाँ पे फोर्स दिखेगा, अगर नेट लेते हो तो डाउनवर्ड ही काम करना चाहिए। तो हर एक मॉलिक्यूल्स को, जो जो सरफेस पे होंगे, उस मॉलिक्यूल्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो अंदर वाला जो एटॉम्स है उसमें नहीं लग रहा है, लग रहा है भी, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो सरफेस में क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल्स को अगर नीचे से कोई खींच के रखे होंगे, तो ऊपर एक पूरा जो लेयर बनेगा, वो लेयर पे, उस लेयर पे थोड़ा सा एडिशनल एनर्जी रहेगा। थोड़ा सा क्या रहेगा, एडिशनल एनर्जी रहेगा उस पे, ठीक है। क्योंकि कुछ फोर्स देके उसको खींच के रखे हैं। अभी उस एटॉम को मान लो हम
मतलब निकालना चाहते हैं यहाँ से, मान लो यहाँ से इस एटॉम को अगर हम वहाँ से ले लेना चाहते हैं, तो क्या करना होगा हम लोगों को, इस जो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके लेना पड़ेगा, मतलब कुछ काम करना पड़ेगा। तो कुछ काम करना पड़ रहा है, मतलब वो काम जो है वो इस इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी जो है, जिस फोर्स से उसको खींचा जा रहा है उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुआ था, वो जो एनर्जी है उस एनर्जी को ओवरकम करके खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब जो था उसके अंदर, जो उस सरफेस पे है जो एनर्जी, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। ठीक है तो वो कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ से वो फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है बेसिकली ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ अनदर मॉलिक्यूल्स। तो सरफेस टेंशन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए, तो सरफेस एनर्जी समझ गए हो। सरफेस टेंशन होता क्या है कि मान लो एक ड्रॉप है, ये लिक्विड ड्रॉप है, इस ड्रॉप को अगर सरफेस पे हम गिरने देते हैं, मान लो ये सरफेस था, इस सरफेस पे हम गिरने दिया, 3 डायमेंशनली थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो कुछ इस तरीके से इसमें फैल जाएगा, है ना, ऐसे। तो अगर ये ही मान लो हम ऐसे ड्रॉ करें, मतलब आर्बिट्ररी शेप हो सकता है ऐसे लिक्विड का, मतलब बहुत अच्छा शेप होगा, अच्छा सा ऐसा तो नहीं, बहुत मतलब रफ शेप भी हो सकता है। तो हम ऐसे लिक्विड ड्रॉप को ड्रॉ किए हैं। अभी एक अगर ऐसे लाइन इसके ऊपर खींच लेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे, तो क्या होगा कि कुछ फोर्स, मतलब ये मान लो लाइन नहीं, एक धागा है मान लो वहाँ पे रखे हुए हैं, तो वो धागा स्ट्रेट है, सीधा ही रहेगा उसमें, लिक्विड पे ये ज़्यादा कुछ नहीं होगा, उसमें सीधा ही होगा, मतलब बेंट नहीं होगा। ठीक है, क्यों बेंट नहीं होगा, अगर होगा भी तो भी वो बैलेंस्ड कंडीशन पे ही रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं सीधा है वो, मान लेते हैं सीधा है, तो क्या होता है यहाँ पे, अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन पे है तो बेसिकली जो सरफेस ऑफ द लिक्विड है वो उसको खींचते हैं इस टाइप पे, वो उसको क्या करते हैं, खींचते हैं दो साइड से ही, इस साइड से भी इस साइड से भी, और एक दूसरे को वो जो फोर्सेस हैं बैलेंस कर देते हैं, इसलिए वो सीधा या फिर अगर बेंड करके भी हैं तो वो सरफेस पे ऐसे तैरते रहते हैं। ठीक है, तो उस सरफेस पे हैं। अगर मान लो कि नेट फोर्स जो इसमें एप्लीकेबल हो रहा है वो क्या है, फोर्स एफ है। क्या फोर्स है, फोर्स एफ है। और इस ये जो हम पोर्शन माने हैं, ये धागा भी हो सकता है, ऐसे नॉर्मल लाइन भी हो सकता है, इमेजिनरी लाइन भी हो सकता है। तो इस लाइन के ऊपर ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स सियरिंग टाइप का फोर्स है या नॉर्मल फोर्स है। किस टाइप का फोर्स है, देखो इस ये जो व्यू है ये टॉप व्यू है, मतलब जहाँ से गिर रहा था वहाँ से ही हम इसको देख रहे हैं, तो ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू है मतलब ये जो लाइन हम खींचे हैं वो सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, ऐसे तैर रहे हैं, और फोर्सेस जो लग रहा है लिक्विड द्वारा, लिक्विड सरफेस द्वारा, वो ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब टेंजेंशियली ये लिक्विड है, इसमें यहाँ पे लिक्विड है पूरा, इसमें लिक्विड है, ये तैर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स है इज द टेंजेंशियल टू द सरफेस, राइट। टेंजेंशियल जहाँ पे भी होगा उसको क्या कहा जाएगा, सियरिंग फोर्स। क्या है, सियरिंग फोर्स। तो ये जो सियरिंग फोर्स काम कर रहे हैं किसके ऊपर, इस धागे के ऊपर या उस इमेजिनरी लाइन के ऊपर जिसका लेंथ मान लेते हैं एल है, तो वो फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को जनरली एस से डिनोट किया जाता है। तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या है कि फोर्स और सियरिंग फोर्स, वी कैन रेदर से कि सियरिंग और टेंजेंशियल फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ given by the liquid surface, given by the liquid surface is known as surface tension, known as surface tension, surface tension। तो बेसिकली सरफेस टेंशन क्या है, इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एज इज इक्वल्स टू एफ बाई एल, और अगर हम इसको थोड़ा मतलब एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट देखते हैं तो सिंपली इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, और सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमेंशंस की बात करते हैं तो
ऊपर एम एल टी टू दी पावर -2 और नीचे सिंपली एल हो जाएगा, एल एल कैंसिल आउट होके रह जाएगा कौन, एम टी टू दी पावर -2। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का जो वैल्यू है वो हम लोगों को क्या मिला, एम टी टू दी पावर -2। ठीक है, डायमेंशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायमेंशंस, कभी कभी एमसीक्यू पे पूछ देते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन एंड ऑल्सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, ये कभी कभी देते हैं, ऐसे एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे कुछ डेफिनेशन ज़्यादातर नहीं देते हैं। देखो, तो सरफेस टेंशन जो एस है वो हम लोग क्या लिखे थे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब मान लो कि जो लेंथ हम लिए थे, मान लो इस टाइप का एक पोर्शन है, ऐसे एक हम क्या ले रहे हैं, एक फ्रेम ले रहे हैं। ठीक है, एक फ्रेम ले रहे हैं ऐसे, इसको इस फ्रेम को सोप के अंदर हम डाल दिए हैं। कहाँ पे डाल दिए हैं, सोप के अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, सोप में डाल दिए हैं। और डालने से पहले हम क्या किए हैं, इस साइड पे एक मूवेबल रॉड यहाँ पे अटैच किए हैं। इतना बहुत बड़ा सा ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत छोटा सा है। ये जो है मूवेबल है, ये क्या है, मूव कर सकते हैं, मूवेबल। और बाकी जो फ्रेम दिख रहा है, जो हम पहले 3 साइड ड्रॉ किए थे, वो मूवेबल नहीं है, वो फिक्स्ड है। अभी इसको, इस पूरा फ्रेम को पकड़ के हम सोप के अंदर डाल दिए हैं और फिर उठा लिए हैं उसको। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, बेसिकली सरफेस टेंशन काम कर जाएगा। तो मतलब लिक्विड सरफेस क्या कोशिश करते हैं, सरफेस टेंशन मतलब लिक्विड सरफेस कोशिश करते हैं सिकुड़ने का, मतलब जो उसका सरफेस एरिया है उसको घटाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन का काम ही ये है कि लिक्विड सरफेस को घटाने का वो काम करते हैं। जैसे नॉर्मली अगर एक वाटर ड्रॉप को हम देखते हैं तो वाटर ड्रॉप स्फेरिकल शेप पे क्यों होता है। एक क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू पे कभी कभी कि वाई लिक्विड ड्रॉप इज इन स्फेरिकल शेप। तो उस मतलब जितना यहाँ पे वॉल्यूम है इस स्फीयर के अंदर, उस वॉल्यूम की वजह से इसका जो सरफेस एरिया होगा, मान लो 4πr² जो सरफेस एरिया है, इस वॉल्यूम को लेके ही, वॉल्यूम कितना था 4/3πr³, इस वॉल्यूम को लेके ही अगर हम एक क्यूब या एक कोन या एक सिलेंडर अगर हम फॉर्म करते हैं, ठीक से समझो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, जितना वॉल्यूम का लिक्विड हम इस स्फीयर के अंदर लिए हैं, उस वॉल्यूम के लिक्विड से ही अगर हम एक क्यूब, एक सिलेंडर, एक कोन अगर हम बनाते, तो जैसे इसका सरफेस एरिया कितना 4πr², इसका सरफेस एरिया कुछ और होता, इसका सरफेस एरिया कुछ और होता, इसका कुछ और होता। लेकिन सब सरफेस एरिया ये जो 4πr² है एक स्फीयर के लिए, वो सबसे कम होता है। मतलब सरफेस टेंशन कोशिश करते हैं कि ऐसा शेप में आ जाने का जहाँ पे उसका सरफेस एरिया सबसे कम हो। क्लियर। तो इसलिए ही जब देखोगे कि कभी कभी लिक्विड ड्रॉप को अगर मान लो एक ऐसा लिक्विड ड्रॉप ये बहुत दूर से गिर रहा है नीचे, ये नीचे गिर गया, थोड़ा बहुत फैल गया, फैलने के बाद अगर ध्यान से देखोगे तो देखोगे कि ये फिर सिकुड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, इसका जो वॉल्यूम है मतलब एक दूसरे के पास आने का कोशिश कर रहे हैं, और एक टाइम पे इसका जो मतलब वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, ये थोड़ा स्फेरिकल टाइप का होने का कोशिश करेंगे। मतलब पहले अगर इस टाइप पर का था तो बाद में ये इस टाइप में आ जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा ऐसे पास आ जाएगा मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस सरफेस मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं, अंदर का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खींच के कॉम्प्रेस करके ऐसे लेके आ रहे हैं। तो क्या होगा, एक जगह पे ये ऐसे, और जो शेप होगा वो स्फेरिकल टाइप का शेप होगा। क्यों? क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो मूवेबल रॉड था, अगर तो सरफेस एरिया को घटाने का कोशिश करेंगे सरफेस टेंशन, तो अभी जितना सरफेस एरिया है मान लो, उस एरिया को क्या कोशिश करेंगे, घटाने का कोशिश करेंगे। राइट, मतलब ये जो मूवेबल रॉड है वो इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, वो किस साइड पे आएगा, इस साइड पे। अभी इसमें जो एरिया का चेंज हुआ, कुछ ना कुछ एरिया का चेंज हुआ। ठीक है, और लेंथ भी इसका कुछ कम हो गया। तो ये जो एरिया का चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ, और डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए ही एरिया का चेंज हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मान लो डी डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, और अगर हम इस डी से मल्टीप्लाई करते हैं वर्क डन निकालने के लिए, किस लिए, अगर डी से मल्टीप्लाई करते हैं
वर्क डन निकालने के लिए। तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे ये क्या करेंगे, नीचे भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूमरेटर पे करेंगे तो डिनोमिनेटर पे भी करना होगा, ठीक है। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई की है। अभी देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्क डन हो जाएगा, तो W, और एल इंटू डी क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड, है ना, ये लेंथ था एल इसका, और ब्रेड क्या है डी, ये डी, तो एल इंटू डी मतलब एरिया आ जाएगा, तो वर्क डन बाई एरिया आ जाएगा। तो जो सरफेस टेंशन है एक सरफेस पे, हम सिंगल सरफेस देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस है ना, एक लिक्विड फिल्म अगर होगा, मान लो ये फिल्म है तो फिल्म का दो सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस, नीचे से एक सरफेस, तो हम सिर्फ सिंगल सरफेस को लेके बोल रहे हैं। तो उस टाइम पे जो सरफेस टेंशन होगा वो क्या होगा, फोर्स बाई लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिस फोर्स से ये इसको खींच रहे थे एफ, और पर यूनिट लेंथ पे वो लग रहा था, तो एफ बाई एल वो सरफेस टेंशन है, उसको हम क्या किए हैं, डी से मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर और नीचे। अभी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा वर्क डन, और एल इंटू डी क्या बन गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब वो ए बन गया, एरिया ऑफ दैट कॉम्प्रेस्ड। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितना वर्क डन किए हैं डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय जितना एरिया का चेंज हुआ है डेल्टा ए, ठीक है। ये बेसिकली एरिया का चेंज है, पहले कुछ एरिया था बाद में कुछ एरिया हुआ, तो कितना चेंज हुआ है एरिया का वो ही हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। ये टोटल एरिया को हम नहीं देख रहे हैं, हम एरिया का जो चेंज हुआ है, एल इंटू डी मतलब ये वाला पोर्शन, येलो वाला पोर्शन, तो वो तो चेंज ही है। तो सरफेस टेंशन जो है वो क्या है, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा ए, या फिर हम बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके हिसाब से हमारा और एक यूनिट भी आ जाता है, जूल पर मीटर स्क्वायर। वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल है और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर भी बोल सकते हैं इसका ऐसा यूनिट, और हमारा इसका डायमेंशन तो सेम ही रहेगा। और इस सीजीएस सिस्टम पे हम बोल सकते हैं आर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर और डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। तो ये सरफेस टेंशन का कुछ बेसिक्स था आज के क्लास पे जो हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आई होप समझ आया ये जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। फैक्ट ये है कि सरफेस टेंशन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन सरफेस टेंशन कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। सरफेस टेंशन अगर है भी तो वो क्या है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है। मतलब जैसे सरफेस टेंशन को हम क्या लिख रहे थे, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा ए। अभी ये जो काम हुआ ना, सरफेस टेंशन ने जो काम किया वो क्या काम किया, एरिया घटाने का काम किया, तो वो क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी के रूप में जमा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। मतलब मान लो ये पहले था, अभी बाद में यहाँ पे आ गया था मूवेबल रॉड, तो इसमें जितना ये तो लिक्विड, मतलब उस रॉड को खींच के लाए थे ना, फोर्स देके खींच के लाए थे। अभी इस रॉड को अगर हम बाहर निकालने का कोशिश करेंगे तो कुछ काम करना पड़ेगा, तो मतलब ये सरफेस टेंशन के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ रहा है। तो सरफेस, बाकी ये जो मान लो हम फोर्स देके ऐसे खींच रहे हैं, तो फोर्स देके जब खींच रहे हैं तो उसके अंदर उस पर कुछ काम कर रहे हैं, हम बाहर से काम कर रहे हैं। तो बाहर से काम किया मतलब वो काम कहाँ जाएगा, वो उसके अंदर सरफेस पे एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी, जिसको डेल्टा ई भी बोल सकते हो। तो यहाँ से डेल्टा ई कितना आएगा, इज इक्वल्स टू एस इंटू डेल्टा ए। मतलब सरफेस एनर्जी जो है वो सरफेस टेंशन इंटू चेंज ऑफ एरिया है, ठीक है। सरफेस टेंशन के साथ अगर चेंज ऑफ एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सरफेस एनर्जी। अभी सरफेस एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किस कंडीशन पे पॉजिटिव होगा, देखो सरफेस टेंशन तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, उसमें नेगेटिव होने का चांस नहीं है। तो डेल्टा ए जो है वो अगर मान लो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव मतलब एरिया बढ़ रहा है, चेंज इन एरिया क्या है, बढ़ रहा है, चेंज इन एरिया पॉजिटिव है मतलब एरिया बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, सरफेस टेंशन जो है पॉजिटिव होगा, या सरफेस एनर्जी जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और डेल्टा ए मतलब एरिया अगर कम हो रहा है, मान लो एक बेलून है, बेलून धीरे धीरे उसके अंदर से एयर निकल रहा है बाहर, तो उसका जो
साइज होगा, एरिया होगा, वो एरिया आउटर एरिया इनर एरिया दोनों ही घट रहा है। तो आउटर इनर दोनों एरिया घट रहा है मतलब क्या है, दोनों ही घट रहा है, मीन्स डेल्टा ए इज नेगेटिव, डेल्टा ए अगर नेगेटिव होगा तो सरफेस एनर्जी उसका घट रहा है धीरे धीरे। तो एक बैलून को अगर मान लो पंप देके बड़ा कर रहे हो तो उस टाइम पे साइज बड़ा हो रहा है, एरिया बड़ा हो रहा है। एरिया बड़ा होने का मतलब क्या है कि एनर्जी उसमें सरफेस एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जिस सरफेस का एरिया जितना होगा उसमें सरफेस एनर्जी ज़्यादा होगा। अभी क्वेश्चन में मैं क्या कहा, जिसका एरिया ज़्यादा होगा, जिसका डेल्टा ए नहीं, जिसका एरिया ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा, सरफेस एनर्जी ज़्यादा होगा। क्लियर। और अगर लिक्विड ड्रॉप का बात करते हैं, क्यों लिक्विड ड्रॉप राउंड शेप पे है, तो मैं क्या कहा कि चाहे हम सिलेंडर ले ले या कोन ले ले या हम क्यूब शेप ले ले, तो इसका एरिया सबसे कम होता है ना। इसका एरिया मतलब सेम वॉल्यूम का, चारों का वॉल्यूम सेम है, वी इज सेम, चार शेप का वॉल्यूम सेम है। इसका एरिया मतलब स्फीयर का एरिया सबसे मिनिमम होगा। अभी मिनिमम एरिया मतलब क्या है, जितना एरिया बढ़ेगा उतना एनर्जी बढ़ेगा, तो जितना एरिया कम होगा उतना ही एनर्जी भी कम होगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। अभी एरिया कम है मतलब एनर्जी कम है, सरफेस एनर्जी इज वन काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो कि मिनिमम है। और यूनिवर्स पे कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम पे है मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये तो सबको पता है। जैसे कि ये चीज़ पढ़े होंगे इससे पहले के क्लास में कि एक पेंडुलम जब इक्विलिब्रियम पे रहते हैं उस सिचुएशन पे उसका एनर्जी मिनिमम, कोई भी चीज़ यूनिवर्स में कोई भी चीज़ का अगर तुम देख लेते हो तो वो अगर इक्विलिब्रियम पे होगा ना तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा उस सिचुएशन पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम होना मतलब पोटेंशियल मिनिमम होना। तो अगर एक लिक्विड ड्रॉप ऊपर से मतलब क्लाउड से नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे, आसमान से नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे, तो उस टाइम पे वो इक्विलिब्रियम पे है जब नीचे आ रहे हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम पे होंगे तो उस टाइम पे उसका एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। अभी एनर्जी मिनिमम होने के लिए मतलब सरफेस एनर्जी को मिनिमम होने के लिए सरफेस एरिया को मिनिमम होना है। अभी सरफेस एरिया मिनिमम किस केस के लिए है, इसके लिए, इसके लिए, तो स्फीयर के लिए मिनिमम है, ऑब्वियसली वो तो स्फेरिकल शेप ही बनेगा। तो इसलिए ही कोई भी लिक्विड ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है। क्लियर। तो यहाँ से मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं, और नॉर्मल लॉजिक तो वही है कि हर शेप में हर शेप से अगर हम सेम वॉल्यूम का लेते हैं, कोई भी शेप लेते हैं तो उसमें सबसे मिनिमम एरिया हम लोगों को मिलेगा स्फीयर का। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, आई विल क्लियर देम आउट। एंड ऑब्वियसली अगर नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।